हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें हम आधुनिक काल पढ़ रहे हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत हमने काव्य खंड प्रकरण 2 आज हमें पढ़ना है। इसके पहले हमने गद्य खंड को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और प्रकरण 2 का समय शुक्ल जी ने संवत 1925 से 1950 माना है। इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, किस प्रकार से नई धारा प्रथम उत्थान, इसका नाम किस प्रकार से शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान दिया है, इस विषय में अभी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं देखना कि शुक्ल जी लिखते हैं कि यह सूचित किया जा चुका है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस प्रकार गद्य की भाषा का स्वरूप स्थिर करके गद्य साहित्य को देशकाल के अनुसार नए नए विषयों की ओर लगाया, उसी प्रकार कविता की धारा को भी नए क्षेत्रों की ओर मोड़ा। इम्पॉर्टेंट है कि शुक्ल जी ने क्या कहा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस प्रकार गद्य में अपना योगदान दिया, गद्य साहित्य के विषय का निर्धारण किया, गद्य साहित्य के भाषा का निर्धारण किया, उसी प्रकार इन्होंने काव्य क्षेत्र में भी अपनी भूमिका यथावत निभाई। इस नए रंग में सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति की वाणी का था, क्योंकि उस समय देशभक्ति बहुत ही ज़्यादा आवश्यक थी। तो देशभक्ति की वाणी की ओर ध्यान दिया हरिश्चंद्र ने। उसी से लगे हुए विषय लोकहित, समाज सुधार, मातृभाषा का उद्धार आदि था। हास्य और विनेत के नए विषय भी इस काल में कविता को प्राप्त हुए। रीति काल के कवियों की रूढ़ी में हास्य रस के आलंबन कंजूस ही चले आते थे, पर साहित्य के इस नए युग के आरंभ से ही कई प्रकार के आलंबन सामने आने लगे। जैसे पुरानी लकीर के फकीर, नए फैशन के गुलाम, नोच खसोट करने वाले अदालती अमले, मूर्ख और खुशामदी रईस, नाम या दाम के भूखे देशभक्त इत्यादि। इसी प्रकार वीरता के आश्रय भी जन्मभूमि के उद्धार के लिए रक्त बहाने वाले, अन्याय और अत्याचार का दमन करने वाले इतिहास प्रसिद्ध वीर होने लगे। सारांश यह है कि इस नई धारा की कविता के भीतर जिन नए कवि विषयों के प्रतिबिंब आए, वे अपनी नवीनता से आकर्षित करने के अतिरिक्त नूतन परिस्थिति के साथ हमारे मनोविकारों का सामंजस्य भी घटित करते चले। कालचक्र के फेर से जिस नई परिस्थिति के बीच हम पड़ जाते हैं, उसका सामना करने योग्य अपनी बुद्धि को बनाए बिना जैसे काम नहीं चल सकता, वैसे ही उसकी ओर अपनी रागात्मिकता वृत्ति को उन्मुख किए बिना हमारा जीवन फीका, नीरस, शिथिल और अशक्त रहता है। ये शुक्ल जी कह रहे हैं। आगे है कि विषयों की अनेक रूपता के साथ साथ उनके विधान का ढंग भी बदल चला। जिस प्रकार विषय बदले, उसी प्रकार उनको व्यक्त करने की जो शैली थी वो भी बदल गई। प्राचीन धारा में मुक्तक और प्रबंध की जो प्रणाली चली आती थी, उससे कुछ भिन्न प्रणाली का भी अनुसरण करना पड़ा। पुरानी कविता में प्रबंध का रूप कथात्मक और वस्तु वर्णनात्मक ही चला आता था। या तो पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक वृत्तों को लेकर छोटे छोटे आख्यान काव्य रचे जाते थे, जैसे पद्मावत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, छत्र प्रकाश, सुदामा चरित, दान लीला, चीरहरण लीला इत्यादि, अथवा विवाह, मृगया, झूला, हिंडोला, ऋतु विहार आदि को लेकर वस्तु वर्णनात्मक प्रबंध। तो इस प्रकार से जो पौराणिक कथा है, ऐतिहासिक कथा है, उनमें इन विषयों को सम्मिलित किया जाने लगा। अनेक प्रकार के सामान्य विषयों पर, जैसे बुढ़ापा, विधि विडंबना, जगत सच्चाई सार, गोरक्षा, माता का स्नेह, सपूत, कपूत, कुछ दूर तक चलती हुई विचारों और भावों की मिश्रित धारा के रूप में छोटे छोटे प्रबंधों या निबंधों की चाल न थी। इसी प्रकार के विषय कुछ उक्त वैचित्र के साथ ही पद्य में कहे जाते थे, अर्थात वे मुक्तक की सूक्तियों के रूप में ही होते थे। पर नवीन धारा के आरंभ में छोटे छोटे पद्यात्मक निबंधों की परंपरा भी चली, जो प्रथम उत्थान काल के भीतर तो बहुत कुछ भाव प्रधान रही, पर आगे चलकर शुष्क और इतिवृत्तात्मक यानी मैटर ऑफ फैक्ट होने लगी। तो ये शुक्ल जी ने इसका पूरा निरीक्षण करके ये पूरा सामग्री आपके सामने प्रस्तुत किया है कि उस समय की क्या विषय वस्तु थी, क्या परिस्थिति थी, किस प्रकार से नए विषयों का आगमन किया गया, इसके विषय में शुक्ल जी ने बताया। आगे है कि नवीन धारा के प्रथम उत्थान के भीतर हम बाबू हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास उपाध्याय, बद्री नारायण चौधरी आदि को ले सकते हैं।
तो भारतेंदु हरिश्चंद्र सबसे पहले हम लेते हैं, जैसा ऊपर कह आए हैं, नवीन धारा के बीच भारतेंदु की वाणी का सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति का था, क्योंकि उस समय देशभक्ति सबसे अधिक आवश्यक थी। आगे है कि नील देवी भारत दुर्दशा आदि नाटकों के भीतर आई हुई कविताओं में देश दशा की जो मार्मिक व्यंजना है वह तो है ही, बहुत सी स्वतंत्र कहानियां भी उन्होंने लिखी, जिनमें कहीं देश के अतीत गौरव गाथा का गर्व, कहीं वर्तमान अधोगति की क्षोभ भरी वेदना, कहीं भविष्य की भावना से जगी हुई चिंता इत्यादि अनेक पुनीत भावों का संचार पाया जाता है। जैसे कि आपने यूजीसी अपने नेट के पाठ्यक्रम में भी पढ़ा होगा, भारत दुर्दशा, अंधेरे नगरी और भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इन सभी का उद्देश्य क्या है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसे आपने पढ़ा होगा, इन दोनों नाटकों को और निबंध को, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, तो आपको पता चल गया होगा कि इसका जो विषय है वो देशभक्ति है। किसी न किसी तरीके से उसमें देशभक्ति का समावेश किया गया है। आगे है विजयनी विजय वैजयंती में जो मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी, देशभक्ति व्यंजक कैसे भिन्न भिन्न संचारी भावों का उद्गार है। कहीं गर्व, कहीं क्षोभ, कहीं विषाद, सहसन बरसन सो सुन्यो जो सपने नहीं कान, सो जय आरज शब्द को सुन और फरक उठी सबकी भुजा, खरक उठी तलवार, क्यों आपहि ऊंचे भय आर्य मोक्ष के बार का कारण जान, प्राचीन आर्य गौरव का गर्व कुछ आ ही रहा था कि वर्तमान अधोगति का दृश्य ध्यान में आया और फिर वही हाय भारत की धुन। तो क्या लिखते हैं कि हाय वही भारत भुव भारी, सबही विधि सो भई दुखारी, हाय पंचनद हाय पानीपत, अजहु रहे तुम धारण विराजत, हाय चित्तौर नीलज तुम्हारी, अजहु खरो भारत ही मझारी, तुममें जल नहीं हिंज, तुममें जल नहीं जमुना गंगा, बड़हु बेग किन प्रबल तरंगा, बोरहु किन झट मथुरा काशी, धोवहु यह कलंक की राशि। तो इस प्रकार की धुन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने देशभक्ति के विषय में लिखा। आगे है कि चित्तौर पानीपत इन नामों में ही हिंदू हृदय के लिए कितने भावों की व्यंजना भरी हुई है, उसके लिए यह नाम ही काव्य है। नील देवी में यह कैसी करुण पुकार है? नील देवी का है कि कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत ना ही अनेक जतन कर भारतवासी रोए। तो ये नील देवी में लिखा है। इसी प्रकार आप भारत दुर्दशा में देखेंगे कि भारत दुर्दशा में किस प्रकार उस समय की राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया गया है। अगर आपने वह नाटक पढ़ा होगा तो आपको समझ आया होगा कि किस प्रकार उसमें हरिश्चंद्र जी ने देशभक्ति को उसमें लगाया है, किस प्रकार उसमें पात्रों के अंदर देशभक्ति की भावना भरी है और किस प्रकार से जो अंग्रेज हैं जैसे इनका रोग, आलस्य, इन सभी को उनके समक्ष प्रदर्शित किया गया है। आगे है कि यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि भारतेंदु जी ने हिंदी काव्य को केवल नए नए विषयों की ओर उन्मुख किया, उसके भीतर किसी नवीन विधान या प्रणाली का सूत्रपात नहीं किया। दूसरी बात उनके संबंध में ध्यान देने की यह है कि वे केवल नर प्रकृति के कवि थे। बाह्य प्रकृति की अनेक रूपता के साथ उनके हृदय का सामंजस्य नहीं पाया जाता। अपने नाटकों में दो एक जगह उन्होंने जो प्राकृतिक वर्णन रखे हैं, जैसे सत्य हरिश्चंद्र में गंगा का वर्णन, चंद्रावली में यमुना का वर्णन, वे केवल परंपरा पालन के रूप में हैं। उनके भीतर उनका हृदय नहीं पाया जाता। वे केवल उपमा उत्प्रेक्षा के चमत्कार के लिए लिखे जान पड़ते हैं। एक पंक्ति में कुछ अलग वस्तुएं और व्यापार हैं, दूसरी पंक्ति में उपमा या उत्प्रेक्षा। कहीं कहीं तो यह अप्रस्तुत विधान 3 पंक्तियों तक चलता है। अंत में यह सूचित कर देना आवश्यक है कि गद्य को जिस परिमाण में भारतेंदु ने नए नए विषयों और मार्गों की ओर लगाया, उस परिमाण में पद्य को नहीं। उनकी अधिकांश कविता तो कृष्ण भक्त कवियों के अनुकरण पर गेय पदों के रूप में है, जिनमें राधा कृष्ण की प्रेम लीला विहार का वर्णन है। श्रृंगार रस की कविता सवैयों का उल्लेख पुरानी धारा के अंतर्गत हो चुका है। देश दशा, अतीत गौरव आदि पर उनकी कविताएं या तो नाटकों में रखने के लिए लिखी गई हैं अथवा विशेष अवसरों पर, जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स, पीछे सम्राट सप्तम एडवर्ड का आगमन, मिस्र पर भारतीय सेना द्वारा ब्रिटिश सरकार की विजय,
पढ़ने के लिए। ऐसी रचनाओं में राजभक्ति, देशभक्ति का मेल आजकल के लोगों को कुछ विलक्षण लग सकता है। देश दशा पर दो एक होली व बसंत आदि गाने की चीज़ें फुटकल भी मिलती हैं, पर उनकी कविताओं के विस्तृत संग्रह के भीतर आधुनिकता कम ही मिलेगी। गाने की चीज़ें में भारतेंदु ने कुछ लावनियों और ख्याल भी लिखे, जिनकी भाषा खड़ी बोली होती थी। अगले कवि हैं, लेखक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु जी स्वयं पद्यात्मक निबंधों की ओर प्रवृत्त नहीं हुए, पर उनके भक्त और अनुयायी पंडित प्रताप नारायण मिश्र इस ओर बढ़े। उन्होंने देश दशा पर आंसू बहाने के अतिरिक्त बुढ़ापा, गोरक्षा ऐसे विषय भी कविता के लिए चुने। ऐसी कविताओं में कुछ तो विचारणीय बातें हैं, कुछ भाव व्यंजना और विचित्र विनोद। उनके कुछ इतिवृत्तात्मक पद्य भी हैं, जिनमें शिक्षितों के बीच प्रचलित बातें साधारण भाषण के रूप में कही गई। उदाहरण के लिए क्रंदन की ये पंक्तियाँ देखिए। तो क्या है पंक्तियाँ प्रताप नारायण की कि तबहि लख्यो जहाँ रहो एक दिन कंचन बरसत, तहाँ चौथाई जन रूखी रोटियों को तरसत, जहाँ कृषि वाणिज्य शिल्प सेवा सब माही, देसिन के हित कछु तत्व कहूँ कैसहु नाही, कही कहाँ लग निरपत दबय है जहाँ ऋण भारन, तहाँ तिनकी धान कथा कौन जे गृह साधारण। इस प्रकार के इतिवृत्तात्मक पद भारतेंदु जी ने भी कुछ लिखे हैं, जैसे अंग्रेज राज सुख साज सबे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। तो ये भारतेंदु जी के द्वारा लिखा गया है। आगे है कि मिश्र जी की विशेषता वास्तव में उनकी हास्य विनोदपूर्ण रचनाओं में ही दिखाई पड़ती है। हर गंगा, तृपन ताम, बुढ़ापा इत्यादि कविताएं बड़ी विनोदपूर्ण और मनोरंजक हैं। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान वाली हिंदी की हिमायत भी बहुत प्रसिद्ध है। तो इनकी एक उक्ति हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये बहुत प्रसिद्ध है। आगे है नेक्स्ट उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी। इन्होंने अधिकतर विशेष अवसरों पर जैसे दादा भाई नौरोजी के पार्लियामेंट के मेंबर होने के अवसर पर, महारानी विक्टोरिया की हीरक जुबली के अवसर पर, नागरिक के कचहरियों में प्रवेश पाने पर, प्रयाग के सनातन धर्म महासम्मेलन के अवसर पर आनंद प्रकट करने के लिए कविताएं लिखी। भारतेंदु के समान नवीन विषयों के लिए भी प्रायः यह रोला छंद ही लेते थे। इनके छंदों में यति भंग प्रायः मिलता है, तो ये आप याद रख सकते हैं कि पंडित उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी जो हैं वो नवीन विषयों पर कविताएं करते थे, पर प्रायः रोला छंद ही प्रयुक्त करते थे। इनके छंदों में यति भंग मिलता था। एक बार जब इस विषय पर मैंने इनसे बातचीत की, शुक्ल जी कह रहे हैं कि जब इनसे मैंने बातचीत की तब इन्होंने कहा कि मैं यति भंग होने को कोई दोष नहीं मानता, पढ़ने वाला ठीक चाहिए। देश की राजनीतिक परिस्थिति पर इनकी दृष्टि बराबर रहती थी। देश की दशा सुधारने के लिए जो राजनीतिक या धर्म संबंधी आंदोलन चलते रहे, उन्हें ये बड़ी उत्कंठा से परखा करते थे। जब कहीं कुछ सफलता दिखाई पड़ती तब लेखों और कविताओं द्वारा हर्ष प्रकट करते, और जब बुरे लक्षण दिखाई देते तब क्षोभ और खिन्नता। कांग्रेस के अधिवेशन में अपराया जाते थे। हीरक जुबलियात की कविताओं को खुशामदी कविता ना समझना चाहिए। उनमें ये देश दशा का सिंहावलोकन करते थे और मार्मिकता के साथ। विलायत में दादा भाई नौरोजी के काले कहे जाने पर इन्होंने कारे शब्द को लेकर बड़ी सरल और क्षोभपूर्ण कविता लिखी, जिसको देखिए आप। तो किसने लिखी थी? ये भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि दादा भाई नौरोजी के काले कहे जाने पर किसने क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थी। तो आपको पता हो गया होगा कि किसने लिखी थी, उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी। और कभी कभी प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि किसे काला कहे जाने पर पंडित बद्री नारायण चौधरी ने क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी, तो आपको बताना है कि दादा भाई नौरोजी। तो क्या लिखते हैं कि अजरत अचरज होत तुमहु सम गोरे बाजत कारे, तासों कारे कारे शब्दों पर हैं वारे, कारे श्याम राम जलधार जल बरसन वारे, कारे लागत ताही सो कारण को प्यारे, याते नीक्यों हैं तुम कारे जाहु पुकारे, यह आशीष देत तुमको मिली हम सब कारे। हीरक जुबली के अवसर पर लिखे हार्दिक हर्षादर्श में देश की दशा का वर्णन किस प्रकार किया है इन्होंने कि भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत। इसमें अलंकार भी आप बताइएगा, कमेंट के जरिए हमें अलंकार आप बताइएगा। भय वीरवर सकल सुभट एक ही संगारत, मरे विबुद्धा नरनाह सकल चातुर गुण मंडित, बिगरो जन समुदाय बिना पथ
दर्शक पंडित, नए नए मत चले नए झगड़े नित बाढ़े, नए नए दुख परे शीस भारत पर गाढ़े। प्रेमघन जी की कई बहुत ही प्रांजल और सरल कविताएं उनके दोनों नाटकों में हैं। भारत सौभाग्य नाटक चाहे खेलने योग्य ना हो, पर देश दशा पर वैसा बड़ा अनूठा और मनोरंजक नाटक दूसरा नहीं लिखा गया। तो भारत सौभाग्य किसके द्वारा लिखा गया? गलती से आप भारतेंदु हरिश्चंद्र मत टिक कर दीजिएगा, ध्यान से देख लीजिए कि भारत सौभाग्य बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी के द्वारा लिखा गया है। उसके प्रारंभ के अंकों में सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा इन 3 देवियों के भारत से क्रमशः प्रस्थान का दृश्य बड़ा ही भव्य है। तो ये भी याद रखना है कि किन देवियों का प्रस्थान होता है इसमें? सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा। इसी प्रकार उक्त 3 देवियों के मुख से विदा होते समय जो कविता कहलाई गई है वह भी बड़ी मार्मिक है। हंसारूढ़ सरस्वती के चले जाने पर दुर्गा कहती हैं, तो क्या कहती हैं कि आज लौ रही अनेक भांति धीर धारिके, पै न भाव मोहि बैठनो सु मौन मारिके, जाति हूँ चली वहीं सरस्वती गई जहाँ। उद्धृत कविताओं में उनकी गद्यात्मक चमत्कार प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती, अधिकांश कविताएं ऐसी ही हैं, पर कुछ कविताएं उनकी ऐसी भी हैं जैसे मयंक और आनंद अरुणोदय, जिनमें कहीं लंबे लंबे रूपक हैं और कहीं उपमाओं और उत्प्रेक्षाओं की भरमार है। अगले कवि हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। यद्यपि जगमोहन सिंह जी अपनी कविता को नए विषय की ओर नहीं ले गए, पर प्राचीन संस्कृत काव्यों के प्राकृतिक वर्णनों का संस्कार मन में लिए हुए अपनी प्रेमचर्या की मधुर स्मृति से समन्वित विंध्य प्रदेश के रमणीय स्थलों को जिस सच्चे अनुराग की दृष्टि से देखा है वह ध्यान देने योग्य है। उसके द्वारा उन्होंने हिंदी काव्य में एक नूतन विधान का आभास दिया था। जिस समय हिंदी साहित्य का अभ्युदय हुआ उस समय संस्कृत काव्य अपनी प्राचीन विशेषता बहुत कुछ खो चुका था, इससे वह उसके पिछले रूप को ही लेकर चला। प्रकृति का जो सूक्ष्म निरीक्षण वाल्मीकि कालिदास भवभूति में पाया जाता है वह संस्कृत के पिछले कवियों में नहीं रह गया। प्राचीन संस्कृति कवि प्राकृतिक दृश्यों के विधान में कई वस्तुओं की संश्लिष्ट योजना द्वारा बिंब ग्रहण कराने का प्रयत्न करते थे। इस कार्य को अच्छी तरह संपन्न करके तब ये इधर उधर उपमा उत्प्रेक्षा आदि द्वारा थोड़ा बहुत अप्रस्तुत वस्तु विधान भी कर देते थे, पर पीछे मुक्तकों में सूक्ष्म और संश्लिष्ट योजना के स्थान पर कुछ इन्हीं गिनी वस्तुओं को अलग अलग गिनाकर अर्थ ग्रहण कराने का प्रयत्न ही रह गया और प्रबंध काव्यों के वर्णनों में उपमा और उत्प्रेक्षा कितनी भरमार हो चली कि प्रस्तुत दृश्य गायब हो चला। आगे है कि यही पिछला विधान हमारे हिंदी साहित्य में आया। षष्ठ ऋतु वर्णन में प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों का जो उल्लेख होता था वह केवल उद्दीपन की दृष्टि से। शुक्ल जी क्या करें कि षष्ठ ऋतु वर्णन में प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों का जो उल्लेख होता था वह केवल उद्दीपन की दृष्टि से, अर्थात नायक या नायिका के प्रति पहले से प्रतिष्ठित भाव को और जगाने या उद्दीप्त करने के लिए। इस काम के लिए कुछ वस्तुओं का अलग अलग नाम ले लेना ही काफी होता है। स्वयं प्राकृतिक दृश्यों के प्रति कवि के भाव का पता देने वाले वर्णन पुराने हिंदी काव्य में नहीं पाए जाते। संस्कृत के प्राचीन कवियों की प्रणाली पर हिंदी काव्य के संस्कार का जो संकेत ठाकुर साहब ने दिया, खेद है उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। प्राकृतिक वर्णन की इस प्राचीन भारतीय प्रणाली के संबंध में थोड़ा विचार करके हम आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक दृश्यों की ओर यह प्यार भरी सूक्ष्म दृष्टि प्राचीन संस्कृत काव्य की एक ऐसी विशेषता है जो फारसी अरबी के काव्य क्षेत्र में नहीं पाई जाती। यूरोप के कवियों में जाकर ही यह मिलती है। अंग्रेजी साहित्य में वर्ड्सवर्थ, शेली, मेरेडिथ आदि ये सभी उसी ढंग का सूक्ष्म प्रतिनिरीक्षण और मनोरम रूप विधान पाया जाता जैसे प्राचीन संस्कृत साहित्य में। प्राचीन भारतीय और नवीन यूरोपीय दृश्य विधान में पीछे थोड़ा लक्ष्य भेद हो गया। भारतीय प्रणाली में कवि के भाव का आलंबन प्रकृति ही रही, अतः उसके रूप का प्रत्यक्षीकरण ही काव्य का एक स्वतंत्र लक्ष्य दिखाई पड़ता है। पर यूरोपीय साहित्य में काव्य निरूपण की बराबर बढ़ती हुई परंपरा के बीच धीरे धीरे यह मत प्रचार पाने लगा कि प्राकृतिक दृश्यों का प्रत्यक्षीकरण मात्र तो स्थूल व्यवसाय है, उनको लेकर कल्पना की एक नूतन सृष्टि खड़ा करना ही कवि कर्म है। तो कवि कर्म के विषय में भी आपको पता चल गया शुक्ल जी के अनुसार क्या है
कि प्राकृतिक दृश्यों का प्रत्यक्षीकरण मात्र तो स्थूल व्यवसाय है, पर उनको लेकर कल्पना की नूतन सृष्टि खड़ा करना ही कभी कर्म है। आगे है कि उक्त प्रवृत्ति के अनुसार कुछ पाश्चात्य कवियों ने तो प्रकृति के नाना रूपों के बीच व्यंजित होने वाली भावधारा का बहुत सुंदर उद्घाटन किया, पर बहुतेरे अपने बेमेल भावनाओं का आरोप करके उन रूपों को अपनी अपनी अंतर्वृत्तियों से छोपने लगे। अब इन दोनों प्रणालियों में से किस प्रणाली पर हमारे काव्य में दृश्य वर्णन का विकास होना चाहिए, यह विचारणीय है। मेरे विचार में प्रथम प्रणाली का अनुसरण ही समीचीन है। ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं कि अनंत रूपों से भरा हुआ प्रकृति का विस्तृत क्षेत्र उस महामानस की कल्पनाओं का अनंत प्रसार है। सूक्ष्मदर्शी सहृदयों को उसके भीतर नाना भावों की व्यंजना मिलेगी। नाना रूप जिन भावों की सचमुच व्यंजना कर रहे हैं, उन्हें छोड़ अपने परिमित अंतःकोटर की वासनाओं से उन्हें छोपना एक झूठे खिलवाड़ के ही अंतर्गत होगा। यह बात मैं स्वतंत्र दृश्य विधान के संबंध में कर रहा हूँ, जिसमें दृश्य ही प्रस्तुत विषय होता है। जहाँ किसी पूर्व प्रतिष्ठित भाव की प्रबलता व्यंजित करने के लिए ही प्रकृति के क्षेत्र से वस्तु व्यापार लिए जाएंगे, वहाँ तो वे उस भाव में रंगे दिखाई ही देंगे। आगे है कि पद्माकर की बिरहणी का यह कहना कि किंसुक गुलाब कचनार और अनारन की डारन पर डोलत अंगारन के पुंज हैं, ठीक ही है। तो यहाँ से यहाँ तक ये पद्माकर की बिरहणी का कहना है, पर बराबर इसी रूप में प्रकृति को देखना दृष्टि को संकुचित करना है। अपने ही सुख दुख के रंग में रंग कर प्रकृति को देखा तो क्या देखा। मनुष्य ही सब कुछ नहीं है, प्रकृति का अपना भी रूप है। नेक्स्ट कवि आते हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास। व्यास जी ने नए नए विषयों पर भी कुछ नई फुटकल कविताएं रची हैं, जो पुरानी पत्रिकाओं में निकली हैं। एक बार उन्होंने कुछ बेतुके पद्य भी आजमाइश के लिए बनाए थे। इस प्रयत्न में उन्हें सफलता नहीं दिखाई पड़ी, क्योंकि उन्होंने हिंदी का कोई प्रचलित छंद लिया था। भारतेंदु के सहयोगियों की बात यही समाप्त कर अब हम उन लोगों की ओर जाते हैं जो इनकी मृत्यु के उपरांत मैदान में आए और जिन्होंने काव्य की भाषा और शैली में भी कुछ परिवर्तन किया। अब तक क्या हुआ, काव्य की भाषा में तो परिवर्तन हुआ, पर शैली में परिवर्तन नहीं किया गया। भारतेंदु के सहयोगी लेखक यद्यप देश काल के अनुकूल नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त हुए, पर भाषा उन्होंने परंपरा से चली आती हुई ब्रज भाषा ही रखी और छंद भी वे ही लिए जो ब्रज भाषा में प्रचलित थे। पर भारतेंदु के गोलोकवास के थोड़े ही दिनों पीछे भाषा के संबंध में नए विचार उठने लगे। लोगों ने देखा कि हिंदी गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हो गई और इसमें साहित्य भी बहुत कुछ प्रस्तुत हो चुका था, पर कविता की भाषा भी ब्रज भाषा ही बनी हुई है। गद्य एक भाषा में लिखा जाए और पद्य दूसरी भाषा में, यह बात खटक चली। इसकी कुछ चर्चा भारतेंदु के समय में ही उठी थी, जिसके प्रभाव से उन्होंने दशरथ विलाप नामक एक कविता खड़ी बोली में फारसी छंद में लिखी थी। कविता इस ढंग की थी कि कहाँ हो ए हमारे राम प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको सिधारे। बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। यह कविता राजा शिव प्रसाद को बहुत पसंद आई थी और इसे उन्होंने अपने गुटका में दाखिल किया था। खड़ी बोली में पद्य रचना एकदम कोई नई बात ना थी। नामदेव और कबीर की रचना में हम खड़ी बोली का पूरा स्वरूप दिखा आए हैं। यह सूचित कर चुके हैं कि उसका व्यवहार अधिकतर सदुकड़ी भाषा के भीतर हुआ करता था। शिष्ट साहित्य के भीतर परंपरागत काव्य भाषा का ही चलन रहा। शिष्ट साहित्य के अंतर्गत परंपरागत काव्य भाषा का यानी ब्रज भाषा का ही चलन रहा। आगे इंसान ने अपनी रानी केतकी की कहानी में कुछ ठेठ खड़ी बोली के पद्य भी रखे। उस समय में प्रसिद्ध कृष्ण भक्त नागरी दास हुए। नागरी दास तथा उनके पीछे होने वाले कुछ कृष्ण भक्तों में इश्क की फारसी पदावली और गजलबाजी का शौक दिखाई पड़ा। नागरी दास के इश्क चमन का एक दोहा है। तो क्या है दोहा कि कोई न पहुंचा वहां आशिक नाम अनेक, इश्क चमन के बीच में आया मजनू एक। पीछे नजीर अकराबादी ने जन्म संवत 1797 से मृत्यु 1877 कृष्ण लीला संबंधी बहुत से पद्य हिंदी खड़ी बोली में लिखे। वह एक मनमौजी सूफी भक्त थे। उनके पद्यों के नमूने देखिए। तो इनके पद्यों के नजीर अकराबादी के पद्यों के नमूने देखेंगे, लेकिन इसके पहले आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में कौन सा ऐसा नाटक है जो नजीर अकराबादी पर लिखा गया है। तो और नजीर अकराबादी का किस किस निबंध या नाटक में कहाँ कहाँ पर इनके दोहे या इनके शेर शायरी
रखे गए हैं, ये भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। यारो सुनो ये दधी के लुटैया का बालपन, तो ये क्या लिखते हैं कि यारो सुनो ये दधी के लुटैया का बालपन और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन, मोहन स्वरूप नृत्य करैया का बालपन, बन बन में ग्वाल गवें चरैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। पर्दे में बालकन की ये उनके मिलाप थे, ज्योति स्वरूप कहिए जिन्हें सो वो आप थे। वाह कृष्ण मदन मोहन ने जब सब ग्वालों से यह बात कही, और आपी से झट गेंद उठा उस काली दह में फेंक दई। यह लीला है उस नंद ललन मनमोहन जसुमती छैया की, रख ध्यान सुनो दंडवत करो जय बोलो कृष्ण कन्हैया की। तो यह भी पंक्ति जो है वो कहाँ पर आई है, यह पंक्ति किस नाटक में प्रस्तुत हुई है, किस नाटक में ली गई है ये पंक्ति कि कैसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, ये वाली पंक्ति किस नाटक में प्रयुक्त हुई है, ये हमें आप कमेंट के माध्यम से बताएं। यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये है कि वो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये पंक्तियाँ किस नाटक में प्रस्तुत की गई हैं, कि क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, ये वाली पंक्ति कहाँ पर प्रयुक्त हुई है। आगे देखिए कि लखनऊ के शाह कुंदन लाल और फुन्नन लाल ललित किशोरी और ललित माधुरी नाम से प्रसिद्ध कृष्ण भक्त हुए, जिनका रचना काल संवत 1913 और 1930 के बीच समझना चाहिए। उन्होंने और कृष्ण भक्तों के समान ब्रज भाषा के अनेक पद तो बनाए ही हैं, खड़ी बोली में कई झूलना छंद भी लिखे हैं। जैसे क्या लिखा है, जंगल अब रमते हैं दिल बस्ती से घबराता है, मानुष गंधा ना भाती है संग मरकट मोर सुहाता है, चाक गरेबा करके दमदम आहें भरना आता है, ललित किशोरी इश्क रैन दिन ये सब खेल खिलाता है। इसके उपरांत ही लावनी बाजों का समय आता है। कहते हैं कि मिर्जापुर के तुकनगीर गोसाई ने सदुकड़ी भाषा में ज्ञानोपदेश के लिए लावनी की लय चलाई। तो किसने चलाई है, तुकनगीर गोसाई ने। ये भी आपको याद रखना है कि लावनी की लय किसने चलाई, तुकनगीर गोसाई ने। तुकनगीर के दो शिष्य रिसालगिरी और देवी सिंह प्रसिद्ध लावनी बाज हुए, जिनके आगे चलकर दो परस्पर प्रतिद्वंदी अखाड़े हो गए। रिसालगिरी का ढंग तुर्रा कहलाया, जिसमें अधिकतर ब्रह्म ज्ञान रहता था। देवी सिंह का बाना सखी का बाना और उनका ढंग कलगी कहलाया, जो भक्ति और प्रेम लेकर चलता था। लावनी बाजों में काशीगिरी उपनाम, बनारसी का बड़ा नाम हुआ। लावनियों में पीछे उर्दू के छंद अधिकतर किए जाने लगे। ख्याल को भी लावनी के अंतर्गत समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त रीति काल के कुछ पिछले कवि भी, जैसा कि हम दिखाए हैं, इधर उधर खड़ी बोली के दो चार कवित सवैये रच दिया करते थे। उधर लावनीबाज और ख्यालबाज भी अपने ढंग पर कुछ ठेठ हिंदी में गाया करते थे। इस प्रकार खड़ी बोली की 3 छंद प्रणालियां उस समय लोगों के सामने थी, जिसमें भारतेंदु जी के पीछे कविता की भाषा का सवाल लोगों के सामने आया। हिंदी के कवित सवैया की प्रणाली, उर्दू छंदों की प्रणाली और लावनी का ढंग, ये 3 संवत 1943 में पंडित श्रीधर पाठक ने इसी पिछले ढंग पर एकांतवासी योगी खड़ी बोली पद्य में निकाला। इसकी भाषा अधिकतर बोलचाल की और सरल थी। नमूना देखिए तो क्या है कि आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं, तृणसैया और अल्प रसोई पाओ स्वल्प प्रसाद, पैर पसार चलो निद्रालो मेरा आशीर्वाद, प्राण प्यारे की गुणगाथा साधु कहाँ तक मैं गाऊं, गाते गाते चुके नहीं वह चाहे मैं ही चुक जाऊं। इसके पीछे खड़ी बोली के लिए एक आंदोलन ही खड़ा हुआ। मुजफ्फरपुर के बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री खड़ी बोली का झंडा लेकर खड़े हुए। संवत 1945 में उन्होंने खड़ी बोली आंदोलन की एक पुस्तक छपाई, जिसमें उन्होंने बड़े जोर शोर से यह राय जाहिर की कि अब तक जो कविता हुई वह तो ब्रजभाषा की थी, हिंदी की नहीं।
हिंदी में भी कविता हो सकती है। वह भाषा तत्व के जानकार ना थे, उनके समझ में खड़ी बोली ही हिंदी थी। अपनी पुस्तक में उन्होंने खड़ी बोली पद्य की 5 स्टाइलें कायम की थीं, जैसे मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल, मास्टर स्टाइल। उनकी पोथी में और पद्यों के साथ पाठक जी का एकांतवासी योगी भी दर्ज हुआ और कई लोगों से भी अनुरोध करके उन्होंने खड़ी बोली की कविताएं लिखाई। चंपारण के प्रसिद्ध विद्वान और वैद्य पंडित चंद्रशेखर धर्मिश्र, जो भारतेंदु जी के मित्रों में थे, संस्कृत के अतिरिक्त हिंदी में भी बड़ी सुंदर और आशु कविता करते थे। मैं समझता हूँ कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में संस्कृत वृत्तों में खड़ी बोली के कुछ पद्य पहले मिश्र जी ने लिखे। बाबू अयोध्या प्रसाद जी उनके पास भी पहुंचे और कहने लगे, लोग कहते हैं कि खड़ी बोली में अच्छी कविता नहीं हो सकती, क्या आप भी यही कहते हैं? तो कौन कहा? बाबू अयोध्या प्रसाद जी कहते हैं कि खड़ी बोली में अच्छी कविता नहीं हो सकती, क्या आप भी यही कहते हैं? यदि नहीं तो मेरी सहायता कीजिए। उक्त पंडित जी ने कुछ कविता लिखकर उन्हें दी, जिसे उन्होंने अपनी पोथी में शामिल किया। इसी प्रकार खड़ी बोली के पक्ष में जो राय मिलती वह भी उसी पोथी में दर्ज होती थी। धीरे धीरे एक बड़ा पोथा हो गया, जिसे बगल में दबाए वो जहाँ कहीं हिंदी के संबंध में सभा होती जा पहुँचते। यदि बोलने का अवसर ना मिलता या कम मिलता तो वे बिगड़ कर चल देते थे। तो इस प्रकार से आधुनिक काल काव्यखंड प्रकरण 2, जो कि नई धारा प्रथम उत्थान, यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हम देखेंगे द्वितीय काव्यखंड के विषय में नई धारा द्वितीय उत्थान प्रकरण 3, और इसके बाद प्रकरण 4, एक लास्ट 2 प्रकरण बचे हुए हैं। नहीं तो अब हमारा हिंदी साहित्य समाप्ति की ओर कदम बढ़ा चुका है। लास्ट 2 से 3 वीडियो में आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है आपके इस चैनल पर। तो आपको कैसा लगा ये पढ़कर, इसे हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और इस प्रकार से आप और क्या चाहते हैं कि कौन सी सीरीज़ आगे चलाई जाए, इसके विषय में भी आप हमें कमेंट में बताएं।